पहले मैं आप लोगों को प्रोटोकॉल्स ऑफ आईओटी करवा देती हूँ कल की क्लास का ही, ठीक है। और थोड़ा जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना आप लोग। प्रोटोकॉल्स यानी कि सेट ऑफ रूल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तो कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि ही कहाँ यूज़ होगा और शी कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। तो हर एक पर्सन जो भी कम्युनिकेट करेगा उसे पता है ही शी कहाँ यूज़ होता है, तो दोनों सेम प्लेस पर ही उन्हें यूज़ करेंगे, या दिस या दैट या कोई भी टेंस या मॉडल्स, ठीक है। तो वो रूल्स हैं उस लैंग्वेज को, मतलब उस लैंग्वेज की हेल्प से कम्युनिकेट करने के लिए। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर होता है कि दो कंप्यूटर क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो मेल के थ्रू कम्युनिकेट करें, चाहे वो कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके थ्रू कम्युनिकेट करें, किसी भी तरह से वो मैसेज सेंड कर रहे हैं, मैसेज के थ्रू ही एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो उसके लिए भी क्या होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल है, FTP प्रोटोकॉल है, ICMP प्रोटोकॉल है, IGMP प्रोटोकॉल है, IP प्रोटोकॉल है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, हर एक अलग काम के लिए अलग प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। लेकिन हर एक काम के लिए सेम प्रोटोकॉल यूज़ करता है। मतलब कि अगर फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो FTP प्रोटोकॉल को ही यूज़ करेगा, वो उसकी जगह HTTP को यूज़ नहीं करेगा। तो ऐसे ही IoT में क्या है कि हमें डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना है कि हमारी क्या करें, चीज़ें एक दूसरे से बात कर रही हैं। और जब एक दूसरे से बात कर रही हैं तो फिर वही, जब हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी से बात करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। तो IoT में भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी हेल्प से हमारी जो डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे को बातें करती हैं। देखो, मैसेज मत करिए, कोई भी मैसेज मत करना, ठीक है। MQTT फर्स्ट प्रोटोकॉल है आपका MQTT, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रोटोकॉल यूज़ हम करते हैं वो MQTT यूज़ करते हैं। ये एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है। लाइट वेट इसलिए यूज़ किया गया कि इसमें इसकी पावर कम है, स्मॉल है, चीप है, लो मेमोरी है। लाइट वेट का मतलब ये है, लाइट वेट का मतलब ये नहीं कि उठाने में उसका वेट कम है, लाइट वेट का मतलब कि उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो थोड़े लाइट हैं, हल्के हैं। अब ये प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग सिंपल डेटा। आपको एक सिंपल इंफॉर्मेशन देनी है, डेटा सेंड करना है। फ्लो फ्रॉम सेंसर टू एप्लीकेशंस एंड मिडलवेयर, यानी कि सेंसर, जो सेंसर हम सॉइल में लगाते हैं या सेंसर हम टेम्परेचर को सेंस करने के लिए लगाते हैं, बहुत सारे सेंसर्स हैं जो आप आगे पढ़ोगे। तो उन सेंसर्स की हेल्प से जब वो चीज़ों को सेंस करके मैसेज भेजते हैं, तो वो मैसेज कहाँ भेजते हैं, या तो किसी डिवाइस को भेजते हैं या फिर किसी मोबाइल में, आपके मोबाइल में मैसेज भेजते हैं, या कहीं कोई अगर चीज़, कोई डिवाइस उसके साथ कनेक्ट हुई हुई है तो उस डिवाइस को मैसेज भेजते हैं। तो जब हम सेंसर से किसी डिवाइस को या आपके मोबाइल में कहीं मैसेज भेज रहे हैं, जब हम सेंसर की हेल्प से भेज रहे हैं, तो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं MQTT। और ये कैसा है, MQTT सूट स्मॉल, छोटा है, चीप है, सस्ता है। इसमें जो मेमोरी है यानी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, और लो पावर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है या बैटरी है वो बहुत ही कम यूज़ होती है, जिससे कि ये लॉन्ग टाइम तक चल सके। नेक्स्ट है आपका DDS, मीन्स डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। डेटा क्या है, वही जो उसके पास इंफॉर्मेशन आई है, जो उसको पता चला है, उसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि किसी और को दे रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई चीज़ है और वो हम किसी और को दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये प्रोटोकॉल वही कर रहा है कि इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है और उसने अपनी वो इन्फॉर्मेशन, वो अपना डेटा किसी और को डिलीवर कर दिया है, भेज दिया है। तो इट इज़ अ IoT स्टैंडर्ड फॉर रियल टाइम। रियल टाइम क्या है कि जैसे ही इसके पास मैसेज आया, इसने वैसे ही
किसी और को डिलीवर कर दिया। ये नहीं कि अभी मैसेज आया है और 1 घंटे बाद डिलीवर कर, नहीं, रियल टाइम जो वर्ड यूज़ हो रहा है इसका मतलब यही होता है कि उसी टाइम पे वो चीज़ परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, जो टाइम आपका पहले से मेंशन है या पहले से अगर आपको कि किसी काम को अगर आपको 10 o'clock करना है, जैसे कि आपकी क्लास होते हैं 11 o'clock, तो वो फिक्स है। ठीक है, एक रियल टाइम क्या होता है, हार्ड रियल टाइम होता है, एक रियल टाइम होता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम में होता है कि थोड़ा अगर आप डिले भी कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हार्ड में क्या होता है कि अगर आपने उस काम को थोड़ा सा डिले कर दिया तो वो जो ऑपरेशन जो जिसका आउटपुट आना था, जो आउटपुट आना था वो नहीं आता। स्केलेबल है यानी कि आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। हाई परफॉर्मेंस यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस देता है, मतलब कि क्योंकि रियल टाइम है, टाइम पे काम होना चाहिए तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। और क्या है, मेन जो चीज़ है वो है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ठीक है, DSS का मेन क्या है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, यानी कि जब 2 डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे सेंसर ने डिवाइस को मैसेज दिया तो सेंसर ने डिवाइस को दिया है, और यहाँ क्या है, 2 डिवाइसेस हैं। जैसे कि स्मार्ट होम में 2 अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि मान लो टोस्टर मेकर है और कॉफ़ी मेकर मशीन 2 है। जब पहले टोस्टर बनेगा फिर कॉफ़ी बनेगी, तो जब टोस्टर रेडी हो गया तो उस डिवाइस ने कॉफ़ी मशीन को मैसेज सेंड किया और वो ऑन हो गई। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। किसी सेंसर की हेल्प से आपने सेंस नहीं करा कि रूम का टेम्परेचर कैसा था या कुछ और, तो यहाँ पे सेंसर की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे क्या हुआ, 2 डिवाइसेस थे जिन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करा है। इसके अंदर क्या है, 2 मेन लेयर है इसमें। 2 मेन लेयर मीन्स फर्स्ट क्या है, डेटा सेंट्रिक पब्लिश सब्सक्राइब। आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जैसे कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। मेन जो प्रोटोकॉल ये है, अगर इस प्रोटोकॉल का थियोरेटिकल पार्ट आ जाता है तब सिर्फ मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे इन्हें यूज़ करना होगा। ठीक है, बट फिर भी आप फुल फॉर्म जरूर लर्न कर लेना। फुल फॉर्म, हर एक वर्ड की फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। तो डेटा सेंट्रिक पब्लिश सब्सक्राइब यानी DCPS क्या करता है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, ये मेन है, ये इसी का पार्ट है कि हम अगर DCPS प्रोटोकॉल को यूज़ करें तो वो क्या करता है, वो डिलीवर करता है इंफॉर्मेशन टू सब्सक्राइबर। अब सब्सक्राइबर क्या है, इसमें एक वर्ड होता है पब्लिशर और एक वर्ड होता है सब्सक्राइबर। पब्लिशर कौन है, जिसने इंफॉर्मेशन ली है, जैसे कि आपका टोस्टर मेकर, उसने क्या करा, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा कि हाँ अब ये काम हमारा जो टास्क है कंप्लीट हो गया। उसने फिर क्या करा, कॉफ़ी मेकर को मैसेज सेंड करा। तो सब्सक्राइबर कौन है, जिसको मैसेज रिसीव हुआ है, यानी कि जिसने मैसेज रिसीव करा है। तो पब्लिशर सब्सक्राइबर, तो ये क्या करता है कि विच डिलीवर द इंफॉर्मेशन टू सब्सक्राइबर। तो ये प्रोटोकॉल जो सब्सक्राइबर है उसको मैसेज डिलीवर करता है, उसको मैसेज सेंड करता है। ठीक है, ये इसी का पार्ट है। अगर हमें ये प्रोटोकॉल यूज़ करना है तो हम ये देखेंगे कि अब हमें उसके अंदर क्या फीचर चाहिए, तो हम उसके बेस पे प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका DLRL, डेटा लोकल रिकंस्ट्रक्शन लेयर। इस लेयर का क्या यूज़ है या इस प्रोटोकॉल का क्या यूज़ है कि जो पहले प्रोटोकॉल आपने पढ़ा है इसमें DCPS, जो इससे पहले प्रोटोकॉल पढ़ा है, उसमें जो सब्सक्राइबर और पब्लिशर है इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि ये एक दूसरे के साथ बात कर सके। सिर्फ इतना कर रहा है। ठीक है, वो इसका मिक्सिंग पार्ट हो गया कि ये पब्लिशर और सब्सक्राइबर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन या डेटा जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो ये एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज करने में ये एक दूसरे की जो हेल्प कर रहे हैं वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका AMQP, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल।
ठीक है। ये एडवांस मैसेज क्यू प्रोटोकॉल वही जो आपका फर्स्ट था उसी से रिलेटेड है। यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, मैसेज ही भेज रहे हो, क्योंकि सिंपल सी बात है कि चाहे 2 डिवाइसेस हों, चाहे 4 हों, चाहे मोर देन 1 डिवाइसेस, सारी डिवाइसेस एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करेंगी वो मैसेज के थ्रू ही करेंगी। अगर हमें किसी से बात करनी है तो हम क्या से करते हैं, मैसेज के थ्रू ही करते हैं ना। हम अगर कोई बात बोल रहे हो तो हम अपना मैसेज ही तो डिलीवर कर रहे हैं, हम अपनी बात ही तो कह रहे हैं, सिर्फ तरीका अलग है। हम बोल के कह रहे हैं, अब डिवाइसेस बोल नहीं रही हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, मैसेज ही भेज रही हैं। अब जिस तरह की आप प्लांटेशन करोगे, यानी जिस तरह का आप इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे या जैसा आपने सेटअप कर रखा है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे काम कर रहे हो तो एक अलग प्रोटोकॉल यूज़ करोगे, अगर आप घर पे अपने यूज़ कर रहे हो तो आप एक अलग प्रोटोकॉल यूज़ करोगे। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटोकॉल यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन काम वो यही करेंगे कि वो मैसेज ही डिलीवर करेंगे। तो एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, यानी कि जहाँ पे आप मैसेज भेज रहे हो कहाँ, एक डिवाइस के थ्रू किसी सिस्टम पे। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, फर्स्ट लेयर, आप लोगों ने पढ़ा है। एप्लीकेशन लेयर हमारी फर्स्ट लेयर होती है TCP/IP में, वैसे फर्स्ट होती है और वैसे लास्ट। अगर एक यूज़र कम्युनिकेट कर रहा है तो वो किससे कर रहा है, वो एप्लीकेशन लेयर से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि वहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो जब हमें एप्लीकेशन लेयर पे भेजना है, यानी कि जब हमें यूज़र पे कम्युनिकेट करना है, या जैसे हम मोबाइल पे भेज रहे हैं मैसेज या किसी वेबसाइट पे भेज रहे हैं मैसेज, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, AMQP प्रोटोकॉल, जो कि एडवांस लेवल पे। यहाँ पे हम किसी डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं फॉर मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर इन्वायरमेंट, ठीक है। मिडलवेयर का मतलब होता है कि कहीं फाइनल अगर आपको आउटपुट भेजना है तो उससे पहले आपने कहीं भेजा, यानी जो मीडिएटर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो इट इज़ अप्रूव्ड एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि ये एक अच्छा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड है, ठीक है। ये अप्रूव्ड प्रोटोकॉल है कि हाँ, अगर आप इसे यूज़ करते हो तो ये सेफ प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है आपका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आप लोगों को सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली अपने मोबाइल में, अपने डिवाइसेस में ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये कब यूज़ होता है, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड इनटू मोस्ट स्मार्टफोन एंड मोबाइल डिवाइसेस। यानी कि ब्लूटूथ कहाँ यूज़ होता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, यानी जहाँ पे डिवाइसेस के बीच में बहुत ही कम रेंज होती है, जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कैसा होता है, कम डिस्टेंस होता है। तो वहाँ पे हम ब्लूटूथ यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमारा घर है, अगर हम एक स्मार्ट होम बना रहे हैं तो स्मार्ट होम के अंदर अगर हमें डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना है, क्योंकि हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है उन्हें कम्युनिकेट करवाने के लिए, तो वहाँ पे हम ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के पास है और वो ब्लूटूथ की रेंज में सारी डिवाइसेस आ जाएंगी। अब एक जिग्बी है आपका। जिग्बी क्या होता है, सेम ब्लूटूथ ही होता है, जैसे ब्लूटूथ का यूज़ होता है वैसे ही आपके जिग्बी का यूज़ होता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन इसके अंदर क्या फीचर होता है जिग्बी में, कि ये लो पावर होता है, ठीक है। लो पावर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कम यूज़ करता है, और बैटरी अगर है इसमें तो वो कम यूज़ करेगा और लॉन्ग टाइम तक चलता है। लो डेटा रेट यानी कि ये कम डेटा यानी कम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, जहाँ पे इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में, यानी कि जहाँ पे आपने डिवाइसेस को एक बार सेट कर दिया, बार बार आप उसे चेक नहीं करोगे, बार बार आप उसको मतलब दोबारा से बार बार उसे चेंज नहीं करोगे। एक बार आपने सेटअप कर दिया सारा तो वो सेट हो गया 6 महीने के लिए या साल भर के लिए। तो वहाँ पे हम जिग्बी यूज़ करते हैं कि अगर आपने उसके थ्रू जो है नेटवर्किंग करी है, उसको कनेक्ट कर दिया है, तो उसके अंदर इतना बैटरी बैकअप होना चाहिए कि वो 6 महीने तक ईजिली चल सके। ऐसा ना हो कि 2 दिन में उसकी बैटरी लो हो गई और आप उसे फिर से बाहर निकाल के उसको चार्ज कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी कहीं से सप्लाई करवा रहे हो, वो चीज़ नहीं होती है। इसलिए जिग्बी को IoT में ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लो पावर होती है।
नेक्स्ट है आपका वाईफाई। इट इज़ द टेक्नोलॉजी फॉर रेडियो वायरलेस नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस। इट ऑफर फास्ट डेटा ट्रांसफ़र एंड इज़ एबल टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो वाईफाई भी आप जानते हो सब कि क्या होता है, जब रेंज हमारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जब डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर ही आप वाईफाई को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आपकी सोसाइटी है वो बनी हुई है, स्मार्ट सोसाइटी बनी हुई है, तो वहाँ पे आप वाईफाई को यूज़ कर सकते हो कि आप अगर अपने होम की कोई भी चीज़ को यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि आपकी कार है, जैसे ही आप लिफ्ट से उतरो तो वो जानती है, ठीक है, क्योंकि वो स्मार्ट है इसलिए जानती है कि वो खुद ही पार्क हो जाती है, कि उसे कहाँ पार्क होना है, उसे वो प्लेस पता है। तो वहाँ पे वो सारी जो डिवाइसेस कम्युनिकेट हुई है, लिफ्ट, आपका डोर, सारी चीज़ें वो जो कम्युनिकेट हुई है ना, वो आपके वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेट हुई है। वहाँ पे ब्लूटूथ वर्क नहीं करेगा या जिग्बी काम नहीं करेगा। तो वाईफाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करती है, यानी कि तेज़ी से स्पीडली वर्क करती है। स्पीड आप लोगों को सबको पता है क्या होती है, आप लोग सब, हम सब नेट यूज़ करते हैं, और जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र करती है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे आप वाईफाई यूज़ करोगे। नेक्स्ट है आपका सेल्यूलर टेक्नोलॉजी। क्या होती है? इंटरनेट, जो हम इंटरनेट नेट यूज़ करते हैं वो। अब जैसे कि इट इज़ द बेसिस ऑफ मोबाइल फ़ोन नेटवर्क, मोबाइल फ़ोन में ये यूज़ होता है, बट इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर द IoT एप्स दैट नीड्स फंक्शनिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका स्मार्ट होम है, ठीक है, घर के अंदर सारी जो डिवाइसेस है वो एक दूसरे से ब्लूटूथ या जिग्बी के थ्रू कनेक्ट हुई हुई हैं, ठीक है। अब अगर आप घर में बैठे हो तो आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करके उन सब चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो, बट अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हो तो ऑफिस क्या है, आपका बहुत दूर है, वहाँ आप ब्लूटूथ की रेंज नहीं मिलेगी कि आप अपने घर के अप्लाइंसेस को देख सको, या फिर वाईफाई के थ्रू नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे आपको क्या है, सेल्यूलर टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, यानी कि इंटरनेट। अगर आपके मोबाइल में नेट होगा, इंटरनेट होगा, चाहे वो आप कैसे भी कनेक्ट करो, तो आप क्या कर सकते हो, उन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। सिक्योरिटी है एक तरीके से कि आप अपने ऑफिस में बैठे हो और आप अपने घर का ध्यान रख पा रहे हो। तो वहाँ पे जहाँ पे डिस्टेंस, मेन चीज़ के जहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर सेल्यूलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। लास्ट जो है आपका वो है LoRaWAN, यानी लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये भी एक प्रोटोकॉल है। इट इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, जहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा, यानी कि वही डिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ यूज़ होता है। इट इज़ सपोर्ट ह्यूज नेटवर्क, जैसे कि आपकी स्मार्ट सिटी। जब हम एक स्मार्ट सिटी क्रिएट करते हैं, अभी स्मार्ट सिटी इंडिया में नहीं है जैसे कि आपको पता है, बट आने वाले फ्यूचर में होगी। तो जहाँ पे स्मार्ट सिटी होती है, जहाँ पे हर एक डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है, और सिटी में क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो पूरा एक नेटवर्क क्रिएट हो गया कि हर एक चीज़ आपकी एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है सिटी के अंदर। तो वहाँ पे ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है। ये IoT में अलग से प्रोटोकॉल इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये लो पावर के होते हैं, ठीक है। हर एक प्रोटोकॉल की अपनी एक ज़रूरत है। अगर जो नॉर्मली हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वही प्रोटोकॉल यूज़ कर लेंगे तो वो चीज़ इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, इसलिए इनके लिए अलग से प्रोटोकॉल जो है वो बनाए गए हैं, जिससे कि उनको यूज़ जो है लॉन्ग टाइम तक किया जा सके। सपोर्ट ह्यूज नेटवर्क, जैसे कि स्मार्ट सिटी विद मिलियंस ऑफ लो पावर, यहाँ पे आ गए ना लो पावर डिवाइसेस। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो IoT के अंदर जो डिवाइसेस यूज़ होंगी, जो भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, वो लो पावर ही होनी चाहिए ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले प्रोटोकॉल में क्या होता है कि मिलियंस ऑफ लो पावर डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं।
और ये कैसा है, ये बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि जब दो डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है तो दोनों में से कोई भी डिवाइसेस एक दूसरे को मैसेज कर सकती है। मतलब कि ए डिवाइस भी बी को मैसेज कर सकती है और बी डिवाइस भी ए डिवाइस को मैसेज कर सकती है। और यूनिडायरेक्शनल क्या था आपका, MQTT, जैसे कि सेंसर था और आपकी एक डिवाइस थी। तो यहाँ पे क्या था कि सिर्फ सेंसर ही डिवाइस को मैसेज सेंड कर रहा था, तो ये होता है आपका यूनिडायरेक्शनल। और बाय डायरेक्शनल में क्या होता है, जब दोनों डिवाइस एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि कॉफ़ी मेकर भी टोस्टर मेकर को कर सकता है और टोस्ट मेकर भी उसको कर सकता है। तो जब दो डिवाइसेस एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं तब वो कहलाता है बाय डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये सब तो आपका था लास्ट क्लास का। अब भी नहीं समझ आया तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ एक बार दोबारा से रिकॉर्डेड क्लास देखना आप लोग, और फिर भी ना समझ आए तो फिर पूछना मुझसे। अब है आज की क्लास का आपका आर्किटेक्चर ऑफ IoT। मतलब कि जब डिवाइसेस हमारी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं क्या प्रोसेस क्या चलता है, ठीक है, कि फर्स्ट क्या काम हो रहा है, सेकंड क्या काम हो रहा है, थर्ड क्या हो रहा है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ, यानी स्टेप बाय स्टेप कैसे वो ऑपरेशन वो काम आपका परफॉर्म हो रहा है, वो चीज़ उसका आर्किटेक्चर क्या है, वो कैसे बना है, कैसे प्रोसेस कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, वो चीज़ है। फर्स्ट है आपका सेंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि वो सेंस करता है। सेंसर्स कलेक्ट डेटा फ्रॉम द environment or object under measurement and turn it into useful data। तो क्या है ये कि सेंसर क्या काम करता है, सेंसर जो है वो कलेक्ट करता है डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट, क्योंकि सेंसर जो लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ये चीज़ें क्या करती है, सेंसर क्या करता है, सेंस करता है। लेकिन वो सेंस किसको करता है, इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट मतलब कि क्या चीज़ चेंज हो रही है, सेंसर क्या सेंस करता है कि अभी क्या सिचुएशन थी और एक सेकेंड बाद क्या सिचुएशन आ गई। वो सिचुएशन ही तो चेंज हो रही है जिसको वो सेंस कर रहा है, उसको नहीं पता कुछ। लेकिन सेंसर की जिस इन्वायरमेंट में जिस पोजीशन पे आपने उसको सेट किया, जब वो पोजीशन उसमें कुछ चेंज हो रहा है तब वो सेंसर क्या कर रहा है, उसको सेंस कर रहा है और इन्फॉर्मेशन वहाँ से क्या कर रहा है, डेटा, मेन क्या है, डेटा वहाँ से कलेक्ट कर रहा है। यानी कि सेंसर कलेक्ट डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज़ जिसके अंदर आपने उसे लगाया है, अंडर मेजरमेंट एंड टर्न इनटू यूजफुल डेटा, यानी कि जो उसने सेंस किया है उससे वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है और उसको चेंज कर रहा है यूजफुल डेटा में, यानी ऐसे डेटा में कन्वर्ट कर रहा है जिसे हम यूज़ कर सकें। ठीक है, तो सेंसर जो सेंस कर रहा है वो कोई एनालॉग सिग्नल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो सिग्नल्स की फॉर्म ही तो होगी जिसे वो सेंस कर रहा है। तो वो जो सिग्नल्स हैं वो आपके कैसे होंगे, वो आपके होंगे एनालॉग सिग्नल्स। तो सेकंड है इंटरनेट
गेटवे। गेटवे आप लोगों को पता है क्या होता है, जब दो नेटवर्क, गेटवे क्या होता है, जब दो नेटवर्क एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, तो वो किसकी हेल्प से कनेक्ट करते हैं, गेटवे की हेल्प से। द डेटा फ्रॉम द सेंसर starts in एनालॉग फॉर्म। तो जो डेटा सेंसर सेंस करता है वो कैसी फॉर्म में सेंस करता है, एनालॉग फॉर्म में। The data needs to be aggregated and converted into digital streams for further processing। तो ये क्या कह रहा है कि जो इंटरनेट गेटवे जो सेकंड पोजीशन है वो क्या है कि जो डेटा है, जो सेंसर डेटा कलेक्ट करता है वो एनालॉग फॉर्म में कलेक्ट करता है, ठीक है। और जो डेटा एनालॉग फॉर्म में कलेक्ट कर लिया उसने, उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा जो हमें ज़रूरत का है, क्योंकि एक चीज़ हमें याद रखना, डेटा क्या होता है, बहुत सारा रॉ मटेरियल, लेकिन उसको हमें किस में चेंज करना होता है, इंफॉर्मेशन में। और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, जो हमारे काम की होती है, एक यूज़फुल चीज़, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ हमारी यूज़फुल भी होती है और कुछ हमारे लिए वेस्ट भी होती है। तो हम क्या करते हैं, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए यूज़फुल होती है। तो डेटा नीड्स टू बी एग्रीगेट, जो डेटा जिसकी हमें ज़रूरत है हम क्या करेंगे, उसे एग्रीगेट करेंगे, यानी कि उसे देखेंगे कि जो रिपीटेड है या जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे, एंड कन्वर्टेड इनटू डिजिटल स्ट्रीम्स, और फिर उसको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जिस डेटा की हमें ज़रूरत है हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि जो डेटा है वो हमारा एनालॉग फॉर्म में आया हुआ है, तो उस एनालॉग फॉर्म को हम क्या करेंगे, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो मैसेज डिलीवर होगा वो डिजिटल फॉर्म में ही जाएगा। तो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी आगे की प्रोसेसिंग के लिए हम उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ है DAS, ठीक है, मीन्स डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये क्या करता है, ये परफॉर्म these data aggregation and conversion functions। तो जो DAS है या डेटा एक्विजिशन सिस्टम है, हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, डेटा को एग्रीगेट करते हैं, यानी कि देखते हैं कि कितना डेटा हमारे काम का है, उसमें से एक तरीके से आप छांट रहे हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन या कौन सा डेटा आपके काम का है, और फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिजिटल फॉर्म में। ओके, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो अब इंटरनेट गेटवे जो मेन चीज़ है वो क्या करती है, जो इंटरनेट गेटवे है,
इंटरनेट गेटवे रिसीव करता है, रिसीव्स द एग्रीगेटेड एंड digitized data and route it over Wi-Fi, wired LAN और इंटरनेट। तो अब इसका मीनिंग क्या है कि जो इंटरनेट गेटवे है वो क्या करता है, रिसीव करता है। पहले स्टार्टिंग से ये सुनिए आप मेरी बात, पहले वो क्या करता है कि जो डेटा एनालॉग फॉर्म में सेंसर के थ्रू इसको रिसीव हुआ है उसको एग्रीगेट करता है और कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। और जो वो एग्रीगेट करता है और कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में वो किसकी हेल्प से करता है, वो DAS की हेल्प से करता है। ये प्रोटोकॉल मान लो या कोई प्रोसेस है जिसकी हेल्प से क्या करता है, ये डेटा को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में प्लस एग्रीगेट करता है। उसके बाद जब आपका डेटा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और एग्रीगेट होने के बाद डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इंटरनेट गेटवे, जो इंटरनेट गेटवे है वो क्या करता है, रिसीव करता है उसको एग्रीगेट और डिजिटलाइज डेटा को, उसके बाद रूट कर देता है, यानी कि उसको जहाँ भेजना है। जैसे दो डिवाइस अगर कम्युनिकेट कर रही है तो सेंसर ने क्या करा है, सेंस कर लिया डेटा को, रिसीव कर लिया, उसके बाद इस पूरे प्रोसेस में उसने उसको क्या करा, डिजिटलाइज फॉर्म में चेंज करके फिर वो मैसेज उसको सेंड करा, किसके थ्रू, वाईफाई, यानी कि जिसके भी थ्रू वो डिवाइस के साथ सेंसर कनेक्ट हुआ है उसके थ्रू क्या करेगा, वो उस इंफॉर्मेशन को, मैसेज को सेंड कर देगा। तो ये दो प्रोसेस तो इसके ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप जो है इसमें वो है एज आईटी। एज आईटी the data require further processing before it enters the data center. This is where HIT system which perform more analysis come into play. ठीक है। एज आईडी में क्या होता है कि जो डेटा आपने क्या करा है, डिजिटलाइज करा है, किसमें, सेकेंड स्टेज पर। तो एज आईटी में क्या होता है, डिजिटलाइज और एग्रीगेट डाटा को और भी ज़्यादा क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, यानी कि और भी ज़्यादा एनालाइज किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उसे और भी ज़्यादा आगे की प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि ये क्या कह रहे हैं, डेटा रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, दोबारा से हम उस डेटा को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसको चेक करेंगे बिफोर इट एंटर द डेटा सेंटर। डेटा सेंटर पे भेजने से पहले, डेटा सेंटर क्या हो सकता है आपका, कोई रिमोट ऑफिस, यानी कि कोई सर्वर, ठीक है, कोई सर्वर जहाँ पे आपका सारा जो डेटा है वो सेव होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था
कि आईओटी में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव होती है। जैसे कि एक स्मार्ट होम में अगर कोई पर्सन है, उसका जो शेड्यूल है, जो डेली रूटीन है, वो क्या है, कहीं ना कहीं सेव है, क्योंकि सारी डिवाइसेस उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो वो डिवाइसेस क्या है, वो सारा जो शेड्यूल है वो उसका क्लाउड कंप्यूटिंग में या सर्वर पे कहीं सेव है। तो वो यही भी कह रहा है कि जब एक दूसरे से डिवाइसेस एक दूसरे से मैसेज लेती हैं, तो फाइनल जो रिज़ल्ट जो वहाँ पे सेव होना होता है, वो सेव होने से पहले, यानी रिमोट ऑफिस पे जाने से पहले ही सारे प्रोसेस को एक बार दोबारा से देखते हैं, दोबारा से चेक करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है या जो डेटा है वो सही भी है या नहीं है। दिस इज़ वेयर एज आई टी सिस्टम, ये उसी को हम क्या कहते हैं, एज आई टी सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे फाइनल रिमोट ऑफिस जो सर्वर है उस पर डेटा सेव करने से पहले हम एक बार अपने डिजिटलाइज्ड डेटा को दोबारा से चेक करते हैं। क्योंकि जब पहले आपको डेटा मिला, वो मिला आपको एनालॉग की फॉर्म में, आपने उसको चेक करा और जो डुप्लीकेट था या जो रिवाइज था आपने उसे रिड्यूस करके डिजिटल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब जब डिजिटल फॉर्म में आपके पास डेटा आया है तो आप उसको क्या कर रहे हो, फाइनल दे रहे हो, मतलब मैसेज दे रहे हो या कहीं सेव कर रहे हो। ये क्या होता है, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब किस सेटअप में आप क्या यूज़ करो उस पर डिपेंड करता है। अभी तो ये स्टेजेस हैं, आपको वो समझनी है। तो जब आपको डिजिटल फॉर्म में डेटा मिल गया तो उसको फाइनल, या तो ये कह लो कि मैसेज भेजने से पहले, या कह लो उस डेटा को कहीं पे सेव करने से पहले, एक बार उस डिजिटल फॉर्म को दोबारा से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो वो डेटा है वो सही एक्यूरेट फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एज आईटी सिस्टम। वो एक नाम है जिसे हम कहते हैं एज आईटी सिस्टम, जो कि क्या परफॉर्म करता है, मोर एनालिसिस कम इनटू प्ले, यानी कि फाइनल होने से पहले क्या कर रहा है, एक बार और एनालाइज कर रहा है। एनालाइज मतलब एक बार और उस चीज़ को चेक कर रहा है कि जो काम आपने करा है वो करेक्ट है या नहीं, यानी कि जो डिजिटल फॉर्म में जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं। ओके, और फाइनल है आपका डेटा सेंटर। डेटा सेंटर एंड क्लाउड। और ये क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्वर, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ पर दोबारा फिर आगे भी पढ़ाऊँगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक सर्वर है जहाँ पे आपको क्या मिल गया है, एक स्पेस मिल गया है अपने डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है। और वो जो है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ भी सकता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है तो आपको स्पेस वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज़्यादा मिल जाएगा, अगर आपका डेटा ज़्यादा हो गया है तो, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही समझे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कि एक सर्वर है, उस सर्वर पे आपको एक स्पेस मिल गया है, जगह मिल गई है जहाँ पे आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आपका डेटा ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो आपको स्पेस ज़्यादा प्रोवाइड कर देता है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरे को ज़्यादा स्पेस चाहिए, वो ऑटोमेटिकली जैसे आपका स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसे इंक्रीज़ कर देगा। अब डेटा सेंटर क्या है, डेटा that needs more in depth processing and where feedback does not have to be immediate, gets forward
डेटा सेंटर। ओके, तो फोर्थ स्टेज क्या है आपकी, डेटा सेंटर और क्लाउड, यानी कि वो जगह, जैसे कि HIT पे आपने क्या कहा था कि डेटा सेंटर पे भेजने से पहले हम क्या करते हैं, उसको एक बार और प्रोसेस करते हैं। तो ये डेटा सेंटर वो है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को फाइनली सेंड करके सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा सेंटर एंड क्लाउड क्या है, वो एक सर्वर या सेंटर, रिमोट लॉगिन, रिमोट ऑफिस, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो डेटा दैट नीड्स मोर इन डेप्थ प्रोसेसिंग, जहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे डेटा को और ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। मतलब प्रोसेस की क्या, कि जैसे आपने डेटा को सेव कर दिया, उसके बाद अब आपको जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, नीड होगी, तो आप उसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग करने के लिए क्या करोगे, वहाँ से डेटा को फैच कर लोगे। जैसे कि हमारी मेमोरी होती है सिस्टम में, हम क्या करते हैं, अगर किसी प्रोग्राम हमने एक फ़ाइल बना के सेव कर दी, उसके बाद अगर हमें उस फाइल के साथ कोई चेंज करना है, उसमें कुछ अपडेट करना है, तो हम क्या करते हैं, मेमोरी से उस फाइल को लेते हैं, अपनी हार्ड डिस्क से लोड करते हैं मेन मेमोरी में। तो ऐसे ही क्या है कि जब क्लाउड पे आपने डेटा अपना सेव कर दिया, अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर दी, तो अब अगर आपको उसमें कोई प्रोसेस करना है, कोई चेंज करना है, तो ये यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ से उसको लोगे। एंड वेयर फीडबैक डज नॉट हैव टू बी इमीडिएट, उसमें कोई फीडबैक नहीं होती है, मतलब कि कैसे, वेयर फीडबैक डज नॉट हैव टू बी इमीडिएट, यानी कि अगर आपने एकदम से कोई चेंज किया है तो वो उस पर अप्लाई नहीं होगा और वो उस डेटा को वहाँ पे सेव कर देगा। फीडबैक एंड वेयर फीडबैक डज नॉट हैव टू बी इमीडिएट। इसमें यह है कि अगर आपने एक बार अपना डेटा को सेव कर दिया तो उसके बाद आप उसको चेंज उस टाइम पे नहीं कर सकते हो। ये है मेरी कि डेटा दैट नीड मोर इन डेप्थ प्रोसेसिंग, प्रोसेस होने के बाद जो आपने डेटा को सेव कर दिया है उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। एंड गेट फॉरवर्ड टू फिजिकल डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर आपका वही क्लाउड है जहाँ पे आप उसको मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, आगे कर रहे हो सेव करने के लिए। ये 4 ही स्टेजेस हैं आपकी IoT के अंदर कि कैसे एक प्रोसेस होता है, पूरा डेटा कैसे प्रोसेस करता है, एनालॉग से क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि सर्वर पर पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप वो फॉलो करता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो 4 स्टेजेस दे रखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक एग्जाम्पल में आपको वो 4 की 4 स्टेजेस मिले। हो सकता है कि किसी में 3 स्टेजेस परफॉर्म हो रही हो, किसी में 2 ही स्टेजेस परफॉर्म हो रही हो, ठीक है। तो लेकिन जो बेसिक है, जो बेस है वो ये है कि 4 स्टेजेस आपकी होती हैं कोई भी मैसेज कन्वर्ट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन या डेटा कन्वर्ट करने के लिए। ये 4 स्टेजेस आपकी होती हैं, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा आप लोगों को। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो जो भी आपके डाउट हैं वो आप मुझसे कल की क्लास में पूछ लेना।